वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी इस पाठ का सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया जो एकांक है रीढ़ की हड्डी, इस पाठ के माध्यम से हमने अलग अलग पात्रों को देखा है और इन पात्रों के माध्यम से हमें यह पता चला कि राम स्वरूप जो है वह आधुनिक विचार वाले व्यक्ति है जो शिक्षा पद्धति को बहुत ही पॉजिटिव रूप से लेते हैं। लेकिन जो उनके बेटी उमा के लिए देखने वाले जो लोग आ रहे हैं, जिसमें जो लड़का का पिता बताया गया है गोपाल प्रसाद, वह कुल पढ़े लिखे व्यक्ति है और पढ़े लिखे होने के साथ साथ वह वकील भी है। उनका जो बेटा है वह भी पढ़ा लिखा है और मैकेनिक कर रहा है वो, और इतने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी वह अपने घर में ऐसी लड़की चाहते हैं जो वह अधिक पढ़ी लिखी न हो। आगे भी हमें इन व्यक्तित्वों के बारे में, उन पात्रों के बारे में किस प्रकार के उनके ख्याल है, इसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। अब देखिए, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद इनके बीच में बातचीत हो रही है। वो बार हमारे जमाने में बात ऐसी थी, हमारे जमाने में बात वैसी थी, इस प्रकार का वह जिक्र करे। अब देखिए, इस प्रकार के बात करना आज की पीढ़ी के लिए कुछ तर्कसंगत हमें लगते हैं नहीं, कि देखो हर जमाने की अलग बात होती है, अलग विशेषता होते हैं और समाज का नियम है कि समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अब उनके उम्र में जब उन्होंने जो उस समय की जो बातें थी वह उस युग के अनुसार थी और आज के युग के अनुसार उस पर परिवर्तन लाना यह समाज की मांग है। और इसीलिए वह जो हमारे जमाने की बात कहकर जो उनके युग की इस युग के साथ जो तुलना करे वह हमें योग्य नहीं लगती या तर्क संगत हम उसे नहीं कह सकते हैं। अब राम स्वरूप कहते हैं और गोपाल प्रसाद कहते हैं कि जो उनके समय में जो स्कूल होते थे वहाँ उस समय वॉलीबॉल या टेनिस जैसे या बैडमिंटन जैसे खेल नहीं खेला जाते थे। उनके समय सिर्फ हॉकी और क्रिकेट जैसे ही खेल लोग खेला करते थे। अब कहते कि वो कहते, उनका कहने का मतलब है कि उनके जमाने में जो लोग रहते थे वह अच्छे खासे खाते पीते रहते थे और वह कमजोर नहीं रहते थे। लेकिन आजकल के लड़के कैसे होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हाँ, गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था, फराटे कि आजकल के एमए भी मुकाबिल नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनके युग में जब पढ़ाई की जाती थी वह एक जगह पर 12 घंटे बैठकर लगातार पढ़ाई करते थे। और उस जमाने की जो मैट्रिक थी, मैट्रिक अर्थात 10वीं की शिक्षा को मैट्रिक कहा जाता है। अब देखो, वो तुलना करे कि उस जमाने की जो मैट्रिक के हुए जो लोग होते थे वह बहुत ही अच्छा नॉलेज प्राप्त कर लेते थे कि फराटे की तरह, मतलब बहुत ही फास्ट रूप में इंग्लिश को पढ़ सकते थे। जबकि आज के एमए के जो एमए शिक्षित लोग इतना अच्छे से पढ़ नहीं सकते, उतना अच्छे से उस युग के लोग पढ़ा करते थे। अब देखो, वो तुलना कर रहे कि वह तर्कसंगत नहीं है। राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब बात आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, अर्थात अपने आप को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ, शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी। अब देखिए, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद इनमें आम तरीके की बात हो रही है। अब उनका मेन जो पॉइंट है उस पर आगे गोपाल प्रसाद जी आ रहे हैं कि एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए। अब देखो, वो अपने युग की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने जमाने की बात करते समय में अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे ही औपचारिक की बात करते करते वो उन्होंने अपने बदलने का स्वरूप बदल लिया। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर बिजनेस शब्द क्यों लिखा हुआ है कि देखो, आजकल शादी, अब
युगों से हम देखते हैं कि शादी करने की एक अलग अलग पद्धतियां होती थी कि लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते थे, फिर लड़की के चाल उनके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेते थे, फिर अगर उनको पसंद आते तो फिर व्यवहार की बातें की जाती थी। अर्थात देखो पहले युग में लड़की वालों को लड़कों के सारी डिमांड्स की मांग करने पड़ते थे, चाहे वो पैसे के रूप में हो या दहेज लिया जाता था या पैसे की डिमांड्स करते थे, जेवर्स के या बड़े बड़े वस्तुओं की डिमांड्स करते थे। लेकिन आजकल हम यह तौर तरीके इसमें परिवर्तन आ गए हैं। आजकल देखते हैं हम जब लड़के लड़की के विवाह की बातचीत आती है तो पहले जैसे लड़कियों को ही देखा नहीं जाता है या लड़की के बारे में ही जानकारी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन लड़के वाले भी लड़कों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल कर लेते हैं, या फिर लड़का लड़की अपने आप को पसंद करने की उनको मुभा देते हैं कि उनके स्वभाव एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं। इस प्रकार के आधुनिक रूप में देखा जाए तो यह परिवर्तन आ गया है। और बिजनेस के रूप में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की डोरी या डिमांड्स लड़के वाले लड़कियों से आजकल नहीं रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर गोपाल प्रसाद बिजनेस की बातचीत के बारे में कह रहे, तो अब उनका मेन जो पॉइंट था वह आ रहा है कि अब वो किस लिए आए थे, अपने लड़की की शादी राम स्वरूप इनके लड़की उमा के साथ तय करने के लिए आए थे। और इसलिए अब तक वो कहते कि यहाँ वहाँ की बातचीत बहुत हो गई, अब मेन काम पर हमारे आ जाते हैं, इसलिए हमारे व्यवहार जो हमारे बीच में होने वाला है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। राम स्वरूप चौकर बिजनेस बीज समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। अब देखिए वह राम स्वरूप उनके बातों को समझते नहीं, लेकिन जैसे उनको समझ में आ जाता था कि बिजनेस अर्थात हमारे जो मेन काम के लिए जो आए हैं उसकी तरफ, तो पहले उनको नाश्ता करने के लिए कहते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? राम स्वरूप, हाँ, तकल्लुफ की क्या बात है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे घर यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। अब देखिए राम स्वरूप जो लड़की के पिता हैं, तो लड़की के पिता के साथ किसने अदब से बात करे कि आप जो यहाँ पर आए हैं मेरी तकदीर है, मेरा नसीब है, फिर मैं अगर आप नहीं आते तो मैं आप यहाँ पर आए तो मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ। इस प्रकार के लड़के वालों हमेशा देखते हैं हम आज भी, भले ही आधुनिक युग कहा जाता है, जमाना बदलने की बात कहते हैं, लेकिन लड़की वालों को हमेशा लड़कों वालों के सामने झुककर ही बातें करना पड़ता है। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। अब देखिए गोपाल प्रसाद मन में क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने घर बार सब देख लिया है, राम स्वरूप को भी उनके साथ बातचीत कर ले तो कहते, उनका कहना है कि राम स्वरूप तो ठीक ठाक दिखाई देता है, घर बार भी उनका मकान भी अच्छा है, इसलिए वह आर्थिक रूप से। अब देखिए वहां से राम स्वरूप चले जाते हैं। इतने में गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती है, पता चली लड़की कैसी है। अब देखिए जब लड़के वाले आते हैं तो देखते हैं कि लड़की का पिता कैसा है, वो पैसे वाला है, उनका मकान देखकर, उनके घरदार, उनका व्यवहार देखकर वह उनकी हैसियत कैसी है वो तय की जाती है। अब उनको लगता है कि राम स्वरूप की हैसियत अच्छी दिखाई दे रही है, अब देखते हैं लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खंकरा कर इधर उधर देखता है। अब देखिए शंकर के इस व्यवहार में हम अब तक के हमने जो नाटक पढ़ा है उसमें हमें शंकर इस पात्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पता चली, उनका अपना कुछ मत दिखाई नहीं देता है, अपने विचार नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर उनका व्यक्तिमत्व हमारे सामने आ रहा है कि वह पिताजी ही उनके पिताजी के आगे वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बैकबोन इस शब्द का अर्थ, बैकबोन ये शब्द आया है। अब इस शब्द का अर्थ आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी, जो हमारे पाठ का शीर्षक भी है। अब रीढ़ की हड्डी क्या होती है इसके बारे में आपने जाना होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो शरीर के अलग अलग अवयव होते हैं उसमें हमारा जो शरीर का पीछे का अवयव होता है बैकबोन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी?
गोपाल प्रसाद, नहीं साहब नहीं, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रह जाएगा। जायका का अर्थ होता है स्वाद, अर्थात टेस्ट। अब देखिए उनके इस विचारों से हमें पता चलता है कि वह भले ही पढ़े लिखे हैं लेकिन आधुनिक विचारों को वह आत्मसात करना पसंद नहीं करते हैं। वह पुराने विचारों, पुराने ख्याल और पुरानी चीजों को ही पसंद करते हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ कहते तो आप सही है। पहला पकड़ाते हैं शंकर खंकराकर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, शंकर को पहला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह तो ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाला चू भी न करेगा। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपने खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अब देखिए गोपाल प्रसाद, इनके इन संवादों से हमें क्या पता चलता है कि उनके औरतों के संदर्भ में जो विचार है, जो ख्याल है वह अच्छे नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से जो बातें कर रहा है इससे हम वह पता चलता है कि वह औरतों का अपमान कर रहा है। अब वो क्या कहता है कि खूबसूरती पर टैक्स लेना चाहिए और यह जो टैक्स है वह हर औरत पर अपने ऊपर उनके ऊपर निर्भर होना चाहिए कि अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक वह अपने ऊपर टैक्स करना उन औरतों पर तय होगा और इस प्रकार सरकार की टैक्स के आमदनी भी बढ़ेंगी। तो इन संवादों से हमें पता चलता है कि उनके जो विचार है वो बहुत ही घटिया विचार है, जो औरतों को अपमानित रूप में यह संवाद लिखे गए हैं। रामस्वरूप, जोर से हंसते हुए, वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए अब देखिए यहाँ पर भी रामस्वरूप बार बार हम लोगों के जमाने में इस प्रकार की बातें कर कर वह आज के आधुनिक युग के साथ उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे जो तर्क संगत नहीं है। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब देखिए रामस्वरूप शंकर से बातचीत कर रहे हैं। अब तक वह उसके पिताजी के साथ बातचीत कर रहे थे, अब शंकर को वह पूछ रहे हैं कि शादी तय करने में औरतों की खूबसूरती का हिस्सा कितना मायना होता है या कितना महत्वपूर्ण होता है। गोपाल प्रसाद बीच में है, यह बात दूसरी है। रामस्वरूप, बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। यह बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर के औरतों तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रामस्वरूप जो वह शंकर से बात कर रहा था, लेकिन उनके पिता गोपाल प्रसाद इसने उसे बात करने का मौका ही नहीं दिया। और गोपाल प्रसाद के विचार, एक तो पहले देखे हमने उनके विचार कैसे हैं, अब दूसरा विचार उनका है कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत जरूरत है। शादी के मामले में वह खूबसूरत पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, चाहे वो पाउडर लगाए अर्थात मेकअप करे या बिना मेकअप करके, लेकिन उन लड़कियों का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। अब घर की औरत कभी राजी नहीं होती है इस चीजों के लिए, लेकिन वो उसको प्रश्न पूछे, तुम्हारी लड़की तो ठीक ठाक है ना, सुंदर है ना। तो इसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जिस लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं उसके बारे में भी वह ऐसे विचार रखते हैं कि वह खूबसूरत होना, भले वो सुशिक्षित या ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी लेकिन उसको सुंदर दिखने वाली लड़की चाहिए। अब वो रामस्वरूप को अपने बेटी के बारे में इस प्रकार का प्रश्न पूछकर वह उनका भी तो अपमान ही कर रहे हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिए। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपने इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है।
गोपाल प्रसाद। और जायजा अर्थात जन्म पत्र, जन्म कुंडली जिसे हम कहते तो मिल ही जाएगा। अब देखिए आजकल आधुनिक युग में हम जन्म कुंडली को इतना महत्व नहीं देते शादी तय करने के समय, क्योंकि हम देखते हैं कि लड़कों के और लड़कियों के मन मिलते हैं, उनके विचार एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम इतने बातों को इनफ कर लेते हैं। लेकिन वो देखो गोपाल प्रसाद जो इतने सुशिक्षित होने के बावजूद भी, साक्षर होने के बावजूद भी वह जन्म कुंडली को महत्व दे रहे। राम स्वरूप जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझे। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। राम स्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बता है साहब। राम स्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहू भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों का काम तो हुए पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह यह बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। जी हाँ, इस पर राम स्वरूप कहते हैं, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होते हैं, औरतों के नहीं। अब देखिए गोपाल प्रसाद वह औरतों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, और जो कुछ बात वो चीज करते हैं उसी के हाँ में हाँ उनका बेटा शंकर मिला रहा है। वो कहते हैं कि उनका मानना है कि पढ़ाई और लिखाई में मर्दों की बराबरी कभी औरतें नहीं कर सकते, पढ़ना तो सिर्फ मर्दों का ही काम है और पढ़ लिख कर काबिल होना वही सब मर्द ही कर सकते हैं। अगर औरतें भी पढ़कर लिखकर अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगे, राजनीतिक में आने लगे, तो घर गृहस्थी कौन चलाएगा। तो इसे हमें क्या पता चल रहा है कि राम स्वरूप गोपाल प्रसाद इनका मानना था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना का काम नहीं करना चाहिए, उनका काम तो सिर्फ घर गृहस्थी पर घर परिवार को चलाना ही उतना ही उनका काम है। तो इसे हमें पता चल रहा है कि इनके विचार क्या है। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। चूक करना, तनिक भी विरोध न करना, माफिक, अनुसार, बेढब होना, बिगड़ जाना, कोई मापदंड न रह जाना, निहायत, अत्यंत, बहुत ही। जायजा, जन्म कुंडली, जन्म पत्री, भनक पढ़ना, किसी तरीके से थोड़ा बहुत सुनाई पड़ना। अक्ल का ठेकेदार, स्वयं को पढ़ा लिखा समझने वाला। काबिल होना, योग्य होना। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि गोपाल प्रसाद यह पढ़े लिखे व्यक्ति तो होने के बावजूद भी लड़कियों के बारे में उनके जो विचार है वह बहुत ही दकियानुसी है और पुराने विचारों के है। आगे भी उनके बारे में हम बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।